द इंडो फ्रेंच IAS.com, साथ हर पल का। हेलो दोस्तों, मैं करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और यहाँ पे आपको इंडिया के सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स मिलने वाले हैं शॉर्ट। हम लोग इतना ज़्यादा हेडेक नहीं पालने वाले हैं कि 400 क्वेश्चन करा दें, 8 घंटे की लेक्चर करा दें। हम लोग केवल शॉर्ट टू कट यानी कि जो इम्पोर्टेंट हमारे फैक्ट रहने वाले हैं हम लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे। और हम ये क्लेम नहीं करते हैं कि हम दुनिया के बेस्ट करंट अफेयर्स ला रहे हैं। वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि हम लोग बेस्ट हैं या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपने मई मंथ के 2026 के, जो कि नेशनल और ग्लोबल ब्रीफिंग्स है, जो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं मई महीने में, उन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा जो कंटेंट है वो समझ में आया। तो स्टार्ट करते हैं। और खास बात कि हम लोग सेगमेंट वाइज अपने जो चैप्टर्स है वो पढ़ने वाले हैं, यानी कि सेगमेंट वाइज ही हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सेगमेंट है, हम लोग स्टेट वाइज जाते हैं, यानी कि किसी स्टेट में कुछ खास हुआ है तो उन चीजों को हाईलाइट करने वाले हैं सबसे पहले। और इनमें सबसे पहला नाम आता है सिक्किम का। तो सिक्किम के बारे में बात करते हैं। तो सिक्किम में हम लोग बात करें तो सिक्किम के बारे में बात करें तो सिक्किम डिक्लेयर हो चुका है इंडिया का पहला कंप्लीटली पेपरलेस जुडिशियल स्टेट, यानी कि जुडिशियल प्रोसेसिंग होती है तो इसमें पेपरलेस जो फीचर है वो ऐड कर दिया गया है। तो इंडिया का पहला पेपरलेस जुडिशियल स्टेट बन चुका है, यानी कि जो भी जुडिशियल फंक्शन होते हैं वो पेपरलेस होंगे, यानी कि डिजिटल। ठीक है, और एक तरीके से कह दें कि हम लोग डिजिटलाइजेशन के एक नए फेज में जा चुके हैं, जहाँ पे हम लोग जो गवर्नेंस है या फिर अलग अलग एस्पेक्ट है, इनमें हम लोग AI का या फिर डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जीता जाता एग्जाम्पल हमें सिक्किम देखने को मिलता है। और दूसरा हम लोग बात करें कि सेलिब्रेट किया गया इस बार 16 मई को 51वां स्टेटहुड डे। तो जैसे कि आपको पता हो कि जो हमारा सिक्किम था ये पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, इसे बाद में ऐड किया गया, इसलिए इसे स्टेटहुड डे की तरह मनाया जाता है 16 जून को। ठीक है, तो यही है वहाँ पे। ठीक है, तो स्टेट 51 स्टेटहुड डे मनाया गया इसमें सिक्किम में। खास बात ये है कि तीसरा चीज हम लोग देख रहे हैं कि तीसरी चीज क्या हो रही है यहाँ पे, इम्प्लीमेंट किया गया है यहाँ पे आनंद मैरिज एक्ट को। तो आनंद मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में क्या अंतर है, इस चीज को समझते हैं भाई लोग। तो अंतर ये है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है तो इसमें हिंदू रीति रिवाज और चीजें चलती हैं, पर आनंद मैरिज एक्ट के अंदर क्या होता है कि जो सिक्स वगैरह सिख कम्युनिटी के लोग होते हैं तो उनके जैसे मान चलिए कि उनकी जो रिचुअल्स होते हैं, जो प्रथाएं होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, तो उसके हिसाब से वो लोग मनाते हैं। ठीक है, तो अपना पहला जो स्टेट था वो हो गया कंप्लीट। दूसरा है मिजोरम। ठीक है, तो अगर मिजोरम की बात करें तो ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन जाता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इंसर्जेंसी इन द सेंस के जो मिजोरम वगैरह है और जो नॉर्थ ईस्ट है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि स्टार्टिंग में इन्हें क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो फिर हुआ क्या कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाई उस हिसाब से। तो यहाँ पे हम लोग बात करें बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे डेवलप हो गए जिन्हें डेवलपमेंट नहीं मिल पाई, तो वो उन्होंने हथियार उठा लिए। ठीक है, हथियार उठा लिए किसके लिए, कि भैया उन्हें भी कुछ राइट्स मिले। तो अब धीमे धीमे करके वहाँ पे जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा। और इसीलिए हम लोग बात करें कि हिस्टोरिक पीस अकॉर्ड्स हुए। पीस अकॉर्ड्स क्या होते हैं, शांति समझौते होते हैं। तो शांति समझौते हुए और मिजोरम को इंसर्जेंसी फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो दूसरा अपना पॉइंट भी क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे चीजें चलने वाली है। ठीक है, तो गाइस मिजोरम के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने देश सबके बहुत ज्यादा खूबसूरत शहर अपना मुंबई मुंबई मुंबई। तो महाराष्ट्र के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र के अंदर जो हम लोग बात करें, महाराष्ट्र के अंदर जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे नक्सल फ्री स्टेट को डिक्लेयर कर दिया गया है। अब नक्सलिज्म क्या है ये चीज हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने इंसर्जेंसी की बात की थी, तो अब जो ग्रुप्स तहलका मचाते हैं, उद्धर्म करते हैं, तो उन्हें इनको क्या बोलता है, पैसे टाइप में एक ग्रुप होते हैं जो कि इंसर्जेंसी करने की कोशिश करते हैं। तो नक्सलिज्म के बारे में आपने सुना होगा। तो अब यहाँ पे सरकार क्या करती है, ये लोग बहुत विद्रोह करते हैं, मतलब सरकार के खिलाफ तोड़ फोड़ करते हैं, लूटा पार्टी होती है, तो ऐसी अलग अलग चीजें होती हैं, ये समझ लीजिए आप। और इसके अलावा जो मतलब ऐसे ही काम करते हैं ये लोग। ठीक है, तो उसके अलावा अब सरकार क्या करती है ना, या देखो दो ऑप्शन देती है, सरेंडर कर दो और अच्छी लाइफ जियो और नौकरी रख लेते हैं, ये बात होती है। और अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बात करें जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर, तो इसे नक्सल फ्री घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग बात करें कि यहाँ दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, 23,404
जो वेटलैंड है वो सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुकी है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई आपको कि महाराष्ट्र के अंदर नक्सलिज्म क्या है। और अगर नक्सलिज्म के बारे में ज्यादा जानना है तो आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी से रिलेटेड एसएससी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सबके लिए हमारा जो कोर्सेज रहने वाले हैं तब indofrenchies.com में आपको सभी के सभी अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस अपना अगला स्टेट होने वाला है झारखंड। तो हजारीबाग है उधर उसे डेजिग्नेट किया गया है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट पीयर फार्मिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। पीयर फार्मिंग क्या होती है? मोतियों की खेती, मोतियों की जो बहुत बड़ा व्यापार होता है उसकी खेती यहाँ पे क्लस्टर बनाया जाएगा। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है 22 करोड़ रुपए की। अगला स्टेट है अपना उड़ीसा। उड़ीसा तो यहाँ पे भैया पीएम आवास योजना जो परफॉर्मेंस है पीएम आवास योजना का वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा गया है यहाँ पे, यानी कि टॉप परफॉर्मेंस इसका रहा है, उड़ीसा का रहा है। यहाँ पे अच्छे मतलब काफी अच्छे घर वगैरह बने हैं, तो मतलब आवास योजना को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया तो भाई उड़ीसा ने किया खतरनाक। और तेलंगाना से खबर आ रही है जो हैदराबाद है उसने नया रिकॉर्ड सेट किया है कि 600 एशियन रिकॉर्ड है ये, 600 लोगों ने पार्टिसिपेट करके जो भुजंग आसन है वो परफॉर्म किया था साइमल्टेनियसली एक साथ कहीं पे, मतलब एक साथ किया था, ठीक है। तो एशिया में ही रिकॉर्ड बन चुका है। और अपना जो पहला सेगमेंट था वो हो गया है खत्म। दूसरा अपना सेगमेंट आ चुका है, उसे देखते हैं। इसको बताने के लिए मुझे होना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए गायब। तो अगर हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में जो कि है डिजिटल बैंकिंग के बारे में। तो डिजिटल बैंकिंग क्या होती है इसको समझते हैं। जहाँ पे डिजिटल बैंकिंग और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है तो जहाँ पे ये मिलते हैं तो उसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी चीज को हम लोग बोल देते हैं डिजिटल बैंकिंग। तो जो ट्रेडिशनल बैंकिंग होते हैं तो इसके साथ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका साथ में योगदान होता है। और इसी तरह पहली डिजिटल बैंकिंग ब्रांच खोली गई है कहाँ पे? स्मॉल फाइनेंस बैंक असम में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि बैंकिंग जो हमारी रियल लाइफ है उसमें कैसे जो एआई टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल देखने को मिल रहा है कि धीमे धीमे दिन पर दिन इन चीजों का बढ़ावा हमें आए दिन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बात करें, जयपुर में माइलस्टोन अचीव किया है कि इन्होंने इधर पे खासी बात यह है कि इन्होंने 1,33,785 किलोलीटर पानी को रिसाइकिल किया है। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली में बहुत खास खबर आ रही है कि जो सेंट्रल रीजन है तो वहां पे हम लोग बात करें 673.32 हेक्टेयर लैंड को रिजर्व फॉरेस्ट की तरह डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि जो ये वाला जो पार्ट है दिल्ली के अंदर तो ये ऑक्सीजन ग्रीन लंग की तरह काम करता है, यानी कि शहर को ऑक्सीजन देने का काम करता है। और दूसरी बात भोपाल से आ रही है। भोपाल से खास बात ये है कि यहाँ पे फर्स्ट एलगी ट्री लगाया गया है। तो एलगी ट्री क्या है? आप लोगों ने न्यूज वगैरह में देखा होगा कि एक पेड़ को लगा दिया, उसमें सोलर पैनल फिट कर दिए गए हैं और फिर उसके साथ साथ वो उसमें एलगी का इस्तेमाल होता है। और उससे हम लोग बात करें कि 25 गुना ज्यादा जो कि नॉर्मली जो प्लांट वगैरह देते हैं उससे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। तो एक तरीके से फ्यूचर की तरफ हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ। तो गाइस हमारा आ चुका है अब नया सेगमेंट की ओर बढ़ते हुए, और इस सेगमेंट का नाम है स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट। तो स्ट्रेटेजी रिलेटेड हमने क्या किया है, तो हम लोग बात करें एरोस्पेस में हमने क्या तीर मारा है। तो जो स्काई रूट एरोस्पेस है तो भैया यूनिकॉर्न बन चुका है। इसकी वैल्यूएशन यानी कि इसका मूल्यांकन किया गया है कि इसकी कीमत कितनी है, 1.1 बिलियन की वैल्यूएशन हो चुकी है, क्योंकि इसके पास $60 मिलियन की फंडिंग आ चुकी है भाई साहब। और हम लोग बात करें कि इसरो है जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसने पार्टनरशिप की है किसके साथ में? सुकरयान के साथ में। सुकरयान मतलब पार्टनरशिप की है सुकरयान मिशन 1 के लिए। तो वीनस मिशन है, हम लोग जाने की यूज करेंगे वीनस पर, ठीक है। तो सुकरयान 1 के बारे में है। और दूसरी चीज हम लोग बात करें कि हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स के बारे में। जो डीआरडीओ है उसने अग्नि मिसाइल टेस्ट किया है जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ये कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है? इसका इस्तेमाल किया गया है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड पर, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। और डीआरडीओ ने टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी मिसाइल जिसकी रेंज है 1500 किलोमीटर भाई साहब, 1500, और स्पीड रहने वाली है 5 से 10 मैक के बीच में रहने वाली है।
और नेवल पावर में हम लोग बात करें कि जो INS महेंद्रगिरी है इसको ऑफिशियली डिप्लॉय कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं मित्रों ज्वाइंट ऑपरेशंस के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो प्रगति मिशन, जो प्रगति ज्वाइंट ऑपरेशन है, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। इसमें 13 नेशन पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि हुआ था कहाँ पे, उमरोई मेघालय में, ठीक है। और अगला ज्वाइंट मिशन है अपना सिनबैक्स, ये सेकंड एडिशन बायलैटरल एक्सरसाइज थी कोलंबिया के साथ में, तो ये मई महीने में हुई। अब बढ़ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट के ऊपर। तो अपना जो अगला सेगमेंट है वो है मित्रों, इसके लिए इसको बताने के लिए मुझे गायब होना पड़ेगा, तो सॉरी, आप मुझे मिस करेंगे ज्यादा। तो ग्लोबल रैंकिंग के हिसाब से बताया जाए तो सबसे पहले हम लोग बात करें इंडेक्स। यहाँ पे इंडेक्स जो रिपोर्ट निकली अलग अलग चीजों से रिलेटेड, तो वो रिपोर्ट्स दी गई हैं। यहाँ पे इंडिया की रैंक मेंशन है कि इंडिया की रैंक कौन सी आई है, पैरामीटर्स क्या क्या है, कि हुआ क्या क्या है इनमें, ग्लोबल लीडर कौन रहा है, यानी कि वर्ल्ड में टॉप किसने किया है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट, इसमें इंडिया की रैंक है 78, ठीक है। और इसमें हम लोग बात करें कि इंडिया 56 कंट्रीज को वीजा फ्री एक्सेस कर सकता है, यानी कि घूम सकता है। अगर आप अगर इंडियन सिटीजन है तो आप 56 कंट्रीज में वीजा फ्री घूम सकते हैं। और लीडरशिप, ग्लोबल लीडर कौन बना है इसका, सिंगापुर के पास हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप किया है इसने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक बहुत खराब आई है, बहुत ज्यादा गंदी कंडीशन है हमारी मीडिया की, ठीक है। तो कैटेगरी है एक्सट्रीम सीरियस में, यानी बहुत ज्यादा बदतर हालत है हमारी, मतलब मीडिया वगैरह की। और नॉर्वे टॉप में है इसमें। और रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में अगर बात की जाए तो इंडिया की रैंक है 3, ठीक ठाक रैंक आई है। और विंड सोलर आउटपुट स्केल में देखा जाता है इंडिया चाइना, इवन की चाइना के बारे में तो आपने सुना होगा, रिसेंटली चाइना में जो उनका ट्रेडिशनल सेक्टर है वो इतना बूम नहीं कर रहा, पर जो हम लोग बात करें कि जो सेक्टर है किसका, सोलर पावर का, ईवी का, इन सेक्टर में चाइना मचा रहा है भाई। और क्यूएस एग्जीक्यूटिव एमबीए रैंकिंग, इसमें इंडिया की रैंक है 64। अब बात करने वाले हैं हम लोग डिप्लोमेटिक टूर्स के बारे में। और यहाँ पे हम आ जाते हैं वापस। तो जो हमारे जो वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज हैं, तो इसमें क्या क्या भैया सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस बढ़ी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। डिप्लोमेटिक टूर जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जहाँ पे जो प्रेस वाले थे, तो वो लेडी आपको याद होंगी, आप लोग न्यूज में देखी होंगी कि आप मोदी जी बात क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोगों से। वो एक प्रेस वाली दीदी थी, उन्होंने कुछ कहा था मोदी से, आप वर्ल्ड की सबसे बेस्ट फ्री प्रेस से आप बात क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा उन्होंने कुछ कहा था, तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में गया था। पीएम मोदी ने कंप्लीट किया 5 नेशन, कहाँ पे, यूरोप और यूरोपियन और मिडिल ईस्ट कंट्री का टूर होना था मोदी जी का। तो ये गए थे कहाँ पे, यूएई, नेदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली। भाई साहब इन्होंने बहुत सारे चक्कर मारे मोदी ने यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे इन्हें अवार्ड मिला ग्रैंड क्रॉस ऑफ रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का, ठीक है। बायलेटरल आउटरीच, यानी कि और भी कहाँ कहाँ बायलेटरल ट्रेड वगैरह की बात, मतलब किसी से रिलेटेड बात चली है। तो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये गए थे सुरीनेम, इसकी कैपिटल है पैरा मोरिबो, याद कर लीजिए। और ये हम लोग बात करें जो स्ट्रेटेजिक टॉक्स की, उसके लिए गए थे एफएम एल्बर्ट रामलीनी से मिलने, फॉरेन मिनिस्टर एफएम मतलब फॉरेन मिनिस्टर एल्बर्ट रामलीनी से मिलने गए थे, ठीक है। और दूसरी बात करें कि ट्रेड में हम लोगों ने कितना अच्छा किया उसके बारे में, तो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के सबसे बड़े सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हम बन चुके हैं। हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट को क्या कर दिया, सरपास कर दिया, और हम लोग सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडर बन चुके हैं किसके, बांग्लादेश के। तो गाइस अब बात करने वाले हैं अपने अगले सेगमेंट के बारे में। तो अपना अगला सेगमेंट का नाम है, तो पहले मैं अपने आप को थोड़ा नीचे कर लूं, ओ भाई नीचे हो जाऊँ, तो बस इतने में आपको दिख जाएगा क्लियरली। इकोनॉमिक, हम लोग अगला सेगमेंट हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इकोनॉमी से रिलेटेड क्या क्या चीजें हुई हैं वो देखते हैं। तो सेबी ने लॉन्च किया है गरुणा इनिशिएटिव। तो गरुणा इनिशिएटिव क्या है कि ये एआई का इस्तेमाल बैंकिंग में देखने को मिल रहा है, कि जो एआई पावर्ड ग्रीन चैनल है ये अब रह जाएगा। अब इससे जो प्लेसमेंट मेमोरेंडम, यानी कि जो पेपर वर्क से डीलिंग होती थी, जैसे कि वो 30 दिन के अंदर होती थी, तो उसको घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। और ये किसकी वजह से पाया है, गणना इनिशिएटिव की वजह से हो पाया, कि इसमें एआई पावर्ड ग्रीन चैनल स्टार्ट कराया गया है।
दूसरी चीज कि भैया एनर्जी आउटले की बात की गई है, तो 37,500 करोड़ अप्रूव किए गए हैं कोल गैसिफिकेशन स्कीम के लिए। तो भैया अभी तक हमारे पास जनरली ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि कोयले को जलाओ और एनर्जी लो, पर इसमें क्या होता है कि अलग से ट्रीटमेंट किया जाता है, पर इसमें खर्चा करने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं तो वो तैयार नहीं होती हैं। इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गैस इसमें हम लोग बात करें क्लीन एनर्जी निकलती है थोड़ी, मतलब इन कंपेयर टू जो अगर हम लोग डायरेक्टली जलाते हैं तो उससे कंपेरिजन में थोड़ी साफ एनर्जी निकलती है। कंपेरिजन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो जो कंपनीज होती हैं तो नॉर्मली इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करती हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सब्सिडी देने की बात कर रही है कि हम आपको सब्सिडी दे देंगे, तो आप प्लीज इसमें कुछ इन्वेस्ट कीजिए और देश का उद्धार कीजिए। तो ये हो रहा है, ठीक है। तो इतने पैसे एलोकेट किए गए हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो अगर हम लोग बात करें कि यूएन ने रिवाइज किया है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.4% रहने वाली 2026 में, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो एक सेगमेंट था वो खत्म हो गया। अब अपना अगला सेगमेंट आ गया है जस्टिस एंड सिक्योरिटी। इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे गाइस, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई। तो जस्टिस और सिक्योरिटी के बारे में बात करने ही वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा केस हमारे सामने दिया गया है शाहीन मलिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि मतलब उन्होंने बिल पास किया है कि मतलब रूल्स निकाले हैं कि जैसे मान चलिए कि किसी पर्सन के ऊपर एसिड अटैक हुआ है, तो अब मान चलिए कि उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंदरूनी हिस्से हैं, तो अगर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है तो ये सब राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में इंक्लूडेड होंगे। ऐसा नहीं है कि इन्हें अलग से ट्रीट किया जाएगा। इसमें होगा क्या है, रिजर्वेशन वगैरह में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और जॉब में, एजुकेशन में, हर जगह पे जहाँ जहाँ पे उन्हें फैसिलिटीज मिल सकती है उन जगह पे उनकी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी विद द लॉस, ठीक है। तो ऐसा हुआ है। दूसरी चीज यहाँ पे हमसे कही जा रही है ऑपरेशन डिस्पेल। तो ऑपरेशन डिस्पेल क्या है, तो नारकोटिक जो हमारे यहाँ पे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट होता है तो उसमें एनसीबी है, ठीक है। तो उसने सीज किया है 227 किलो कैप्टोंग, जो क्या है, इसे जिहादी ड्रग बोलते हैं, और इसकी कीमत 182 करोड़ रुपए है। तो इसमें होता क्या है कि इसका इस्तेमाल अगर आप लोग करते हैं तो फिर आपको लंबे समय तक हिंसक गतिविधियां कर सकते हैं, आपको डर लगना बंद हो जाता है। एक तरीके से हम लोग बात करें कि डर लगने से या फिर जंग लड़ने में हेल्प करता है। और ये हम लोग बात करें कि काफ़ी टेररिस्ट वगैरह इसका इस्तेमाल करते हैं, और इंडिया के अंदर इसका पकड़े जाना बहुत हेल्पफुल है और हमारे बहुत काम का है, ठीक है। तो जैसे कि इतना बड़ा सरगना पकड़ा गया, तो अगर इस्तेमाल करते तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। लास्ट अपना करंट अफेयर दिया गया हमारा जुडिशियल एक्सपेंशन के बारे में। तो जुडिशियल एक्सपेंशन, जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे जितने नहीं में ज़्यादा कोर्ट में केस चल रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास ये ध्यान रखना जरूरी है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो संख्या थी जजों की, वो बढ़ा दी गई है। पहले 33 प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, और अब 37 जो जज होंगे वो होंगे, और एक होंगे एक्स्ट्रा में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। तो पहले कितनी थी टोटल, 34 थी, अब कितनी हुई, 38 हो गई है, ठीक है। तो अपना जस्टिस सिक्योरिटी लीगल प्रोसीडिंग भी अपनी कंप्लीट हो गई है महीने की, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई आपको। तो गाइस अब अपना अगला टॉपिक है 2026 विटले गोल्ड अवार्ड। तो इस जो अवार्ड सेरेमनी है ये, तो इस अवार्ड को हम लोग बोलते हैं द ग्रीन ऑस्कर। इसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, और ये एनवायरमेंट रिलेटेड चीज़ों के लिए मिलता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये मिला किसको है। ये डॉक्टर बरखा सूबा को मिला हुआ है। तो इन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो ये प्रॉब्लम क्या थी इनके सामने, एंडेंजर्ड जो वेटलैंड हैबिटेट था दार्जिलिंग के अंदर, उसमें प्रॉब्लम थी। तो इनने इंटरवेंशन क्या किया, इन्होंने साइंटिफिक एडवोकेसी की, और जो वेटलैंड थी उसकी प्रोटेक्शन में इन्होंने हेल्प की। और इन्होंने टारगेट किसको किया, तो इसमें जो अवार्ड वगैरह होते हैं तो किसी खास स्पीसीज को बचाने के लिए किए जाते हैं। तो इन्होंने ध्यान दिया किसके ऊपर है, इनका टारगेट स्पीसीज थी हिमालयन सैलमेंडर के ऊपर। तो हिमालयन सैलमेंडर को बचाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, और रिजल्ट में क्या देखने को मिला कि जो इकोसिस्टम था वो क्या हो गया था, डिस्टर्ब हो रहा था बहुत ज़्यादा, और उसको क्या किया इन्होंने, सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, और उससे क्या किया, सही किया, और ऐसे करके इन्हें ये जो अवार्ड है वो दिया गया। और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं प्रवीण सेठ। कौन है, प्रवीण सेठ।
तो प्रवीण सेठ का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। तो प्रवीण सेठ के सामने प्रॉब्लम क्या थी, जो थ्रेटन हो रही थी एवियन स्पीसीज कहाँ पे, चंबल रिवर में, और इन्होंने इंटरवेंशन क्या किया, तो ये गार्डियन बन के आए स्किमर्स के लिए, जो कम्युनिटी इनिशिएटिव लिया गया, पूरी कम्युनिटी को साथ में लाया गया, फिर उसके बाद कुछ उसके ऊपर काम किया गया। टारगेट स्पीसीज का थी इंडियन स्कमर, यानी कि इंडियन स्कमर को बचाने की कोशिश की गई थी। रिजल्ट में क्या हुआ कि जो लोकल पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई, क्योंकि अब वहाँ पे 2017 में पॉपुलेशन बहुत कम थी और इन्होंने कोशिश की, काफ़ी ट्राई किया, उसके बाद क्या हुआ, इनकी जो कोशिश वो थी वो कामयाब हुई। तो लाइफ में आप भी जब भी कुछ करना चाहते हैं तो कई बार कोशिश करते हैं तो कहीं ना कुछ सफलता तो मिलती है। तो इसलिए इन्होंने भी काफ़ी कोशिश की और उसके बाद भी जो इंडियन स्किमर की जो स्पीशीज थी वो क्या होने लगी, बढ़ने लगी। अब यहाँ पे ये वाला सेक्शन आ गया डिस्कवरीज के बारे में, कुछ डिस्कवरी वगैरह हुई हैं दुनिया भर में, अलग अलग जगह पे, इंडिया हो चाहे दूसरी जगह हो, तो उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे पहला लिखा है अंडर वाटर रिवर। तो अंडर वाटर रिवर जो कि हमारे वैदिक पुराणों में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है सरस्वती रिवर का, उसकी खोज की गई है। तो बात किया जाए तो एक रिवर मिली है, ठीक है, पहले मैं चेक कर लूँ क्लियरली विजुअल है या नहीं, हाँ विजुअल है। तो कुछ चीज़ें मिली हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अंडर वाटर रिवर मिली है, जो CSIR है उससे कंफर्म किया है कि 200 किलोमीटर एक एंशियंट रिवर चाइना में लाया है, 10 से 15 किलोमीटर गहराई पे, जो रनिंग जो रिवर जाती है प्रयागराज और कानपुर के बीच में। तो पास में ही उधर पे सरस्वती, जो हमारे वैदिक लिटरेचर है तो उसमें सरस्वती रिवर के बारे में बताया गया है, जो कि एक्सटेंड हो चुकी है, तो उससे जो उसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो उससे मैच कर रही है। तो ये जो नदी मिली है हमें, ये वाटर मैनेजमेंट में हेल्प करने में कोशिश करेगी, मतलब उसमें काम आएगी। दूसरा लिखा है जीरो एमिशन कोल। तो चाइना, अभी जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि चाइना ने क्या इंट्रोड्यूस किया, चाइना ने दुनिया की पहली जीरो एमिशन कोल बैटरी मतलब स्टार्ट किया, यानी कि कोल का इस्तेमाल इस तरह से करना है कि जो उसकी जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका हमारे पास क्या है, ट्रेडिशनल तरीका ये है कि कंब्यूशन करो, कोयला लो, उसको जलाओ, उसकी एनर्जी लो, पर यहाँ पे क्या होने वाला है कि वो धुएं को रिलीज नहीं करेंगे, धुएं से बनाएंगे कुछ केमिकल एनर्जी और उसका भी इस्तेमाल करेंगे, तो जीरो एमिशन होने वाला है। तो ये अच्छी बात है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो काफी कुछ एक तरीके से रेवोल्यूशन टाइप में आ जाएगा ये, ठीक है। और दूसरा लिखा है बाइनरी सिस्टम। जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं तो उन्होंने डिस्कवर किए हैं 27 नए एक्सो प्लैनेट, यानी कि उन्हें टेटोन लाइक प्लैनेट है, जो कि स्टार वॉर्स वगैरह में बात की जाती है, जहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं वो एक साथ, एक प्लैनेट 2 स्टार के चक्कर लगा रहा है। तो आप सोच के देखिए, वहाँ पे एक साथ तो सुबह भी होती है, 2 सनसेट होते हैं, 2 मॉर्निंग होती हैं, तो ऐसा सीन देखने को मिलता है, ठीक है। और लास्ट वाला लिखा है अपना सैटेलाइट टाइटल। तो भैया टाइटल के ऊपर, टाइटल को सैटेलाइट टैग कर दिया गया है, यानी कि टाइटल के ऊपर सैटेलाइट फिट कर दिया हम लोगों ने। तो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट टैग्ड गंगा सॉफ्ट सेल टर्टल रिलीज किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में, और ये उनके नेस्टिंग वगैरह या फिर उनकी, जैसे हम लोग ब्लॉगिंग नहीं करते हैं, तो ब्लॉगिंग करने के लिए हम लोग हमारे बीच में से कोई बंदा हमारे बीच का वीडियो बनाता है, तो वैसे ही अब ये टर्टल क्या करेगा, हमारे लिए काम करेगा, ठीक है। अब बात आती है कुछ अपॉइंटमेंट की, कुछ इम्पोर्टेंट जो पद हैं, तो उसमें लीडरशिप प्रोफाइल के जो नई अपॉइंटमेंट वगैरह हुई हैं उनके बारे में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पराशुन जोशी के बारे में। पराशुन जोशी क्या खास बात है, इन्हें अपॉइंटेड किया गया था चेयरमैन, किसका, पराशर भारती का। NS सुब्रमणी है, ठीक है, सुब्रमणी। तो NS राजा सुब्रमणी को अपॉइंट किया गया है CDS का हेड, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ की तरह बनाया गया। और सक्सीड किसने किया, यानी कि पहले कौन थे, अनिल चौहान थे, उन्हें हटा के NS राजा सुब्रमणी बन चुके हैं, ठीक है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ वोडाफोन आइडिया, ठीक है। तो इसके हेड कौन बन चुके हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं, कुमार मंगलम बिरला। सानिया कौन है, ये फर्स्ट, हम लोग बात करें इंडियन, जो इंडियन एयरफोर्स है उसमें फर्स्ट फीमेल कैटेगरी की फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बन चुकी हैं। तो ये कुछ प्रोफाइल है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोफाइल के बारे में हमें दिया गया है, ठीक है। तो गाइस अब हमारा सेगमेंट हो चुका है चेंज, अब हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के बारे में। तो स्पोर्ट वगैरह से रिलेटेड आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स में क्या पूछ सकते हैं, जैसे टूर्नामेंट, जो एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है, तो वर्ल्ड फेडरेशन क्या
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कप्स हैं, तो इसमें हम लोग बात करें कि मैचेस वगैरह हुए, तो इसमें हम लोग बात करें टूर्नामेंट था हमारा थॉमस कप मेंस कैटेगरी के अंदर, तो इसमें विनर है चाइना, यानी कि चाइना जीत गया है। और लास्ट में लाई हुई थी किसके बीच में, फ्रांस और चाइना के बीच में, रनर अप है फ्रांस वाले, और इंडिया को इसमें क्या मिला है, ब्रॉन्ज मिला है। और ओवर कप हुआ है, ओवर कप में वुमेन्स कैटेगरी में कौन जीता है, साउथ कोरिया जीती है। रनर अप रहा है कि चाइना के साथ में बट हुई थी, यानी कि कुल मिला के हमने ये देखा कि जो चाइना है उसका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी रही है वो, क्योंकि जो दोनों टूर्नामेंट हुए तो दोनों टूर्नामेंट के लास्ट राउंड तक पहुंच गए थे, तो एक अच्छी छवि बनती है चाइना की इस स्पोर्ट में। ठीक है, फिर बात करते हैं मेजर टेनिस ओपन हैं, जो यानी कि जो बड़े बड़े जो टेनिस टूर्नामेंट वगैरह होते हैं ओपन्स, तो उनके बारे में दिया गया है। मैड्रिड ओपन जो वुमेन सिंगल कैटेगरी है, तो यहाँ पे ये मैड्रिड ओपन क्या लिखा है, तो मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट का नाम है और कैटेगरी क्या है, वुमेन सिंगल, यानी कि सिंगल वुमेन के लिए लिया जाएगा। वुमेन सिंगल का मतलब वो ये है कि सिंगल वुमेन कैटेगरी में। ठीक है, तो इसमें विनर रही है मार्ता कुतुस्को, यूक्रेन की है। ठीक है, यूक्रेन की टॉप खिलाड़ी। ठीक है, और इटालियन ओपन मेंस सिंगल्स कैटेगरी में विनर रहे हैं जेनिक सिनर, इटली के हैं ये। ठीक है, और इटालियन ओपन में वुमेन सिंगल्स, ये ध्यान रखना कि अंतर ये है कि ये मेंस कैटेगरी है, ये वुमेन्स कैटेगरी है। इसमें जीती है एलेना सीविटोलिना, तो ये हैं यूक्रेन की स्टार खिलाड़ी। तो भैया खतरनाक खतरनाक लोग हैं। ठीक है, तो ये अपना जो कैटेगरी है स्पोर्ट वाली होती है कंप्लीट। ठीक है, तो जो टूर्नामेंट है, मेन इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो गाइस अपना अगला सेगमेंट आता है स्पोर्ट लिटरेचर जर्नलिज्म का, यानी कि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं मई के महीने में उन्हें देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, माउंटेनियर्स के बारे में, यानी कि माउंटेन पर चढ़ने वालों के बारे में। तो इसमें एक नेपाल की माउंटेनियर है जिनका नाम कामी रीता शेरपा है। तो शेरपा जहाँ नाम दिख गया तो मतलब नेपाल से हैं, तो मतलब सरनेम वगैरह वहाँ पे कॉमन है। ठीक है, ये तो कामी रीता शेरपा, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब अपने रिकॉर्ड को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, क्योंकि ये 32वीं बार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। तो एक खास बात ये है कि ये बार बार चढ़ी, और केवल ये रिकॉर्ड नहीं बनाती है, ये दूसरे जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको भी हेल्प करती हैं बहुत बार। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो माउंट एवरेस्ट कोई छोटा मोटा पहाड़ तो है नहीं, ये बहुत बड़ा पहाड़ है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट इन्होंने हासिल की है। दूसरी चीज जो वैभव सूर्यवंशी है, तो इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 72 छक्के मारे हैं पूरे आईपीएल सीजन में। और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है क्रिस गेल का, जिनका रिकॉर्ड था 59 छक्कों का, इन्होंने फिल चट्टा मतलब बहुत खतरनाक तरीके से बन के 72 छक्के मारे और अपना रिकॉर्ड सेट कर दिया। ठीक है, दूसरी बात करते हैं एथलीट के बारे में, तो जो श्री शंकर हैं, तो इन्होंने गोल्ड जीता है लॉन्ग जंप में 8.2 मीटर का, कहाँ पे, सेमियोन क्लासिक में, तो टूर्नामेंट वगैरह के नाम वगैरह लिखे हैं। कुलदीप कुमार ने जीता है गोल्ड किसमें, पोल वॉल्ट में 5.4 मीटर में। ठीक है, दूसरी चीज लिटरेचर और जर्नलिज्म में, लिटरेचर जो ताइवान ट्रैवलॉग्स हैं, ट्रैवलॉग्स हैं, यान सुनजगी जी, तो ये क्या है, ये है लिटरेचर से रिलेटेड, ये वाला जो करंट अफेयर है ये किससे रिलेटेड है, ये लिटरेचर से रिलेटेड है। ये लिटरेचर में जो ताइवान ट्रैवलॉग्स हैं इन्हें मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, किसे मिला है, ये मिला है हमारे यंग शुंग का। ठीक है, जी को। और जो जर्नलिज्म है, तो जर्नलिज्म में मिला है आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को, इन्हें मिला है पुलित्जर प्राइज मिला है। ठीक है, इनकी रिपोर्टिंग की वजह से साइबर फ्रॉड के रिलेटेड इन्होंने की रिपोर्टिंग के लिए, ट्रैप को लेकर इन्हें मिला है। अब कैलेंडर देखते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट महीने पढ़ने वाले हैं उनके बारे में, कि अगला सेगमेंट है अपना कि मई महीने में कौन कौन से इम्पोर्टेंट दिन पड़ते हैं। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है कि इंटरनेशनल डेज बताइए कौन कौन से होते हैं। तो 1 तारीख को होता है लेबर डे। थीम क्या है, थीम ये है कि अ सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट, यानी कि जो लेबर्स हैं उनके लिए सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट हो, वर्किंग कंडीशन अच्छी हो। मई 5 को होता है वर्ल्ड अस्थमा डे, तो इनहेलर फॉर ऑल, तो सबके लिए इनहेलर हो, सब अच्छे रहें, सब स्वस्थ रहें। थीम ये है, थीम पूछते हैं और डेट पूछते हैं। तो मई 12 को है इंटरनेशनल नर्स डे, तो अवर नर्स अवर फ्यूचर, अगर नर्स नहीं होगी तो हमारा फ्यूचर कैसे होगा, तो इसलिए ये थीम रखी है उन्होंने। मई 20 को होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, तो थीम क्या है इसकी, मेजरमेंट बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग, तो मेट्रोलॉजिकल, ठीक है, मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है।
मई 3 को, अरे मैं सॉरी मैंने यहाँ पे नीचे नहीं देखा, 3 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्री डे, सॉरी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो प्रेस रिलेटेड है ये। और मई 11 को मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो रिस्पॉन्सिबल थीम क्या है, रिस्पॉन्सिबल इनोवेटिव फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, तो यानी कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाता है इस दिन को। और मई 18 को होता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो म्यूजियम डे तो यही है कि जो अनकनेक्टेड वर्ल्ड है तो उनके बीच की जो दूरियां हैं तो उनको समझने की कोशिश करवाता है, कि यानी कि उसको समझने की कोशिश करवाता है कि हमारा पास्ट अलग अलग थीम्स होती हैं तो उनको मिलाने की कोशिश करता है। और यहीं पे हमारा सेगमेंट होता है ख़त्म। और उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो, अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी जो वेबसाइट है indofrenchies.com उसको फॉलो करें। उसमें आपको सभी प्रकार के जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं या आप पढ़ते हो 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, सबके लिए बेनिफिशियल है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्स हैं। स्टार्टिंग में हम लोगों ने बहुत अच्छे और अफोर्डेबल कोर्स रखे हैं जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को अंजाम दे सकें। theindoFrenchIAS.com, theindoFrenchIAS.com, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे आप जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं तो यहाँ पे अफोर्डेबल लगते हैं तो आप ले सकते हैं। धन्यवाद।